नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती है बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि तेलंगाना के ज़िले नागर कर्नूल की एक ज़ैर तामीर टनल जब मुनहदिम हुई थी, आपने देखा कि 48 घंटों से वहाँ पर 8 जो मजदूर हैं या 8 अरकान अमला है वो फंसे हुए हैं, जिनमें बताया जाता है कि 2 इंजीनियर्स हैं, 2 मिशन ऑपरेटर्स है और माँ बाकी लेबर हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अब इनके बचने के इम्कानात मौहूम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारी रियासत तेलंगाना के 2 वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी और जोपल्ली कृष्णा राव वहाँ पर पहुँचे, टनल का दौरा किया और उनका कहना है कि हम उस मुकाम से तकरीबन 50 मीटर दूर तक भी पहुँचे जहाँ पर ये मजदूर फंसे हुए हैं और ऐसा लगता है कि उनके बचाने के इम्कानात बहुत मादूम हो चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अब हालात ऐसा लगता है कि उन मजदूरों के लिए, उन इंजीनियर्स के लिए, उन मिशन ऑपरेटर्स के लिए बहुत ही ख़तरनाक हो गए हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि 48 घंटे कबल ये वाक़या पेश आया था और उसके बाद से इंडियन आर्मी हो या फिर एनडीआरएफ की टीम हो या फिर फ़िज़ाइया हो, उन तमाम के तमाम इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह उन मजदूरों को वहाँ से निकाल सकें। इस सिलसिले में जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनडीआरएफ की टीम सरगर्म हो चुकी है, इसी तरह आर्मी भी सरगर्म हो चुकी है। फिर उसके बाद सिंगारेनी कॉलेरीज लिमिटेड जो है, वहाँ के जो माहिरीन है और हाइड्रा के जो माहिरीन है, वो तमाम के तमाम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उस कैनाल में फंसे लोगों को बचाया जाए, लेकिन हालात तो दिखाई नहीं देते और उनके जो ख़ानदान है, अरकान ख़ानदान है, उनमें बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। और इन लोगों का ताल्लुक़ आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर से है और साथ साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब से भी है और झारखंड से भी है। अब देखना यह है कि किस तरह ये जो अहदेदार हैं, ये भी कहा जा रहा है कि कम से कम 300 जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो अपने साथी वर्कर्स को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो बहरहाल ये खबर हमारे पास है और आपको ये भी बता दें कि इस सिलसिले में ये भी कहा जा रहा था कि 50 वर्कर्स असल में वहाँ पर काम कर रहे थे। जैसा ही एक हिस्सा टनल का मुनहदिम हुआ, उसके बाद वहाँ से 42 जो मजदूर थे या लेबर थे या इंजीनियर्स वगैरह भी शामिल हैं उनमें, वो तमाम के तमाम निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन 8 जो लोग थे वो वहाँ पर फंस गए हैं। तो बहरहाल हम चलते हैं सज्जा साहब से और पूछते हैं कि आखिर इनका क्या हशर होगा। देखिए, केनन एक बहुत ही जो है खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। तकरीबन 2 दिन होने को आ रहे हैं ये जो हादसा हुआ है, सान्या हुआ है। देखिए, हमेशा सुरंगों में इस तरह के वाक़यात मुसलसल पेश आ रहे हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि उत्तराखंड में भी इस तरह का वाक़या पेश आया था और कई दिनों की जद्दोजहद के बाद जो है उन मज़दूरों को ज़िंदा निकाला गया जी, अंदर फंसे हुए मज़दूरों को। इससे पहले भी जो है इस तरह के वाक़यात सुरंगों के गिरने, मुनहदिम होने और सुरंगों में मज़दूरों के फंसे रहने की खबरें आती रही हैं। और अब जैसे कि मैंने कहा कि उत्तराखंड में भी, झारखंड में भी जो है इस तरह का वाक़या पेश आया था, तो झारखंड के सीएम ने जो है बाज़ाब्ता पेशकश की है। क्योंकि देखिए, झारखंड के हवाले से अहम बात यह है कि झारखंड में जो है कोयले की कानें हैं, बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पे कानों का एक जाल सा बिछा हुआ है, मुख्तलिफ़ मादनियात की, लोहे की कानें, कोयले की कानें। तो बहरहाल जो है मादनियात से भरपूर ज़मीन है झारखंड की। तो इससे पहले भी वहाँ एक ऐसा इस तरह का इसी नौइयत का एक हादसा वहाँ पे भी हुआ था और उन मज़दूरों को कामयाबी से बचाया गया था। सुरंग के ऊपर से जो है ड्रिलिंग करके, नीचे से पाइप जो है सुरंग में डाल के। अब यहाँ भी यही हाल है कि देखिए, सुरंग के अगले हिस्से में ये मज़दूर फंसे हुए हैं। जैसा कि आम तौर पे होता है कि आप सुरंग का काम कर रहे हैं, सुरंग की जो है खुदाई का काम जारी है कि मज़दूर जो है धीरे धीरे सुरंग को खोदते हुए अंदर की तरफ जाते हैं। तो जब अंदर खुदाई का काम चल रहा होता है तो पीछे से जो है कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मिट्टी, नरम मिट्टी हो पहाड़ की, अमूमन सुरंगें पहाड़ों में ही जो है खोदी जाती हैं। आपने सुना होगा कि
पहाड़ों के बीच में से सुरंगें निकाली जाती हैं। तो बाद जगह मिट्टी अगर बूदी हो, नरम हो, या फिर जो है कुछ इस तरह के जो है जोग्राफियाई हालात हों, तो अचानक मिट्टी गिर जाती है, तो मिट्टी के बड़े बड़े तोदे गिर जाते हैं, तो जिसके बाद अंदर फंस जाते हैं मज़दूर। तो उनको निकालने के लिए फिर उस मिट्टी को ड्रिलिंग करने का काम पड़ता है। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उन मज़दूरों के लिए ऑक्सीजन कैसे पहुंचाई जाए। जब मिट्टी से सुरंग का दहाना बंद हो जाएगा तो अंदर उनको ना ऑक्सीजन मिलेगी ना खाना मिलेगा। इससे पहले ये हुआ था उत्तराखंड में, जब इस तरह का वाक़या हुआ था, तो सबसे पहले एक छोटा सा पाइप जो है अंदर डाल के उनके हवा, इतना पाइप अंदर डाला गया था कि उनको हवा और जो है खाने के जो है पैकेट, छोटे छोटे पैकेट जा रहे थे, उन तक पहुंचाए जाएं। तो ये काम किया गया था कि उस पाइप से जो है एक तो उनका मतलब है कि बाहर से राब्ता हो जाए, इस तरह का काम किया गया था कि आवाज़, ये लोग स्पीकर से जो है बात करने के काबिल हो गए थे। फिर उसके बाद उनको खाना पानी जो है भेजा गया था वहाँ से। तो इससे क्या हुआ था कि इससे सुरंग खोदने के लिए जो टाइम मिलता है, मतलब 2-3 दिनों का टाइम, तो वो 2-3 दिनों का टाइम मिल गया था, क्योंकि उनको हवा भी पहुंच रही थी, खुराक भी पहुंच रही थी, पानी भी पहुंच रहा था। तो इससे क्या हुआ था कि आराम से उनको निकाला गया था। लेकिन यहाँ सूरत हाल ऐसी नहीं हो, तो पहले कोशिश यही हो रही है कि किसी तरीके से उन तक ऑक्सीजन पहुँचती रहे, फिर उन तक पानी पहुँचे, फिर उन तक खुराक पहुँचे, ताकि वो ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा रह सकें। वरना तो होता ये है कि अंधेरे में खौफ से भी बहुत सारे लोग मर जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो बहरहाल जो है एनडीआरएफ की टीमें हैं। गुज़िश्ता दिन भी जो है एनडीआरएफ की टीमों ने कहा था कि कीचड़ बहुत भरा हुआ है, पानी है, कीचड़ है अंदर सुरंग में, जिसकी वजह से जो है घुटनों घुटनों तक कीचड़ होने की वजह से हमको अंदर जाके जो है वहाँ पे रेस्क्यू का काम करने में मुश्किल पेश आ रही है। तो आज ये खबर आई है कि वो पानी और कीचड़ जो है निकालने का काम किया जा रहा है वहाँ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आज ये खबर आई है कि पानी और कीचड़ वहाँ से निकालने का काम किया जा रहा है। तो बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि जो है कैसे एनडीआरएफ जो है इस सिलसिले में प्लान करती है। यकीनन 8 कीमती जानें वहाँ पे फंसी हुई हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके बीवी बच्चे हैं, उनकी फैमिली के लोग हैं, सभी जो है सकते के आलम में हैं और वो चाहते हैं कि अपने जो है प्यारे वहाँ से ज़िंदा सलामत निकल आएँ। तो बहरहाल जो है हुकूमत अपनी कोशिश कर रही है, एनडीआरएफ अपनी कोशिश कर रही है। हुकूमत तेलंगाना में ने भी जो है कहा है कि उनको ज़िंदा निकालने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो बहरहाल कोशिशें जारी हैं। अब हम जो है दुआ तो यही करेंगे कि वो ज़िंदा सलामत वहाँ से निकल आए। बहरहाल आपको बता दूं कि जहाँ तक हमारे 2 रियासती वज़रा यानी मिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी है, जो पल्ली कृष्णा राव है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने खुद उस टनल का दौरा किया है और उस मुकाम तक पहुँचे, यानी 50 मीटर दूर तक पहुँचने में कामयाब रहे। लेकिन उन लोगों का कहना है कि वहाँ से अब उन लोगों की जो फंसे हुए हैं आवाज़ें भी नहीं आ रही हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचाई जा रही है ताकि उनको किसी न किसी तरह बचाया जाए। ताहम जो पल्ली कृष्णा राव का कहना है कि अब इन वर्करों के बचने के इम्कानात बहुत ही मौहूम हो गए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अब हालात बहुत ख़राब दिखाई दे रहे हैं। हम यही दुआ कर सकते हैं कि वो बच जाएं। और नाज़रीन, आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जहाँ तक टनल का सवाल है, ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 13 या 12 किलोमीटर तक टनल में पानी भरा हुआ है और जैसा कि सज्जा साहब ने कहा कि कीचड़ भी भरा हुआ है। तो ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। अब हम यही तमन्ना कर सकते हैं कि उन्हें बचाने की जो कोशिश हो रही है वो कामयाब हो जाए। बहरहाल एक और ख़बर की जानिब लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दें कि हमारे शहर हैदराबाद फ़रखंद बुनियाद ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की बावक़ार और हिंदुस्तान की मुनफरिद शनाख्त समझने वाले और हिंदुस्तान की शान, हिंदुस्तान की आन बान समझे जाने वाली जो तारीख़ी इमारतें हैं, उसमें ताज महल नंबर 1 पोजीशन पर है। जबकि आपको बता दूं कि 10 सर फहरिस्त इस तरह की इमारतों में हैदराबाद का 4 मीनार भी शामिल है। हैदराबाद का 4 मीनार दरअसल एक मस्जिद है और इस मस्जिद को तामीर करवाया था 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। और आपको ये बता दें कि हैदराबाद के बारे में कहा जा रहा है कि जहाँ तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की बात है, तो आपको बता दूं कि उसकी 10 तारीख़ी इमारतों की जो फहरिस्त शामिल की गई है, जहाँ पर
ملکی سیاحوں نے، غیر ملکیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ ملکی سیاحوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے، ان میں چار مینار کا پوزیشن ہے 9واں، اور آپ کو یہی بتا دوں کہ اس فہرست میں قلعہ گولکنڈہ بھی شامل ہے۔ اسی طرح نمبر 1 پوزیشن پر اگر کوئی ہے تو وہ تاج محل ہے۔ بہرحال ہم چار مینار کی بات کرتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ چار مینار کے سلسلے میں مالی سال 2023-24 کی ایک رپورٹ آئی ہے، اور وہ بھی مرکزی وزارت سیاحت کی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ چار مینار سیاحوں کی آمد کے لحاظ سے 90ویں مقام پر ہے، اور نمبر 1 پوزیشن پر تاج محل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک چار مینار کے دیکھنے کے لیے آنے والے مقامی سیاحوں کی یا ہندوستانی سیاحوں کی تعداد کا سوال ہے تو یہ 2022-23 میں 9,29,000 تھی، جو بڑھ کر 2023 میں 12,09,000 تک پہنچ گئی ہے۔ تو یہ چار مینار ہے، اور جہاں تک چار مینار کا سوال ہے آپ کو بتا دوں کہ ایک 4 منزلہ عمارت ہے، اور 4 منزلہ عمارت کی خوبی یہ ہے کہ آخری منزل پر ایک خوبصورت مسجد ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ چار مینار 1591 میں تعمیر کیا گیا، جبکہ 1589 میں اس کی تعمیر شروع کی گئی۔ 2 سال بعد چار مینار کی تعمیر مکمل ہوئی، اور آپ کو یہی بتا دیں کہ 9 لاکھ روپے کہ جملہ مصارف چار مینار کی تعمیر پر آئے تھے، یعنی اس دور کے 2 لاکھ ہونس بولتے ہیں اس کو، اور یعنی سونے کے سکے وہ مصارف میں لگے تھے۔ اور اسی طرح اس کا جو وزن ہے چار مینار کا، جو میٹیریل استعمال کیا گیا ہے گرینائٹ وغیرہ، اس کا وزن بتایا جاتا ہے کہ 14,000 ٹن ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کی بنیادیں ہیں، بنیادوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 30 فٹ گہری اس کی بنیادیں ڈالی گئی تھی، اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ 1670 میں بجلی گرنے کی وجہ سے اس کا ایک مینار یعنی کو نقصان پہنچا تھا، اور اس مینار کی درستگی کے لیے اس وقت کے 58,000 روپے خرچ کیے گئے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چار مینار کا جو پہلا نمونہ تیار کیا گیا وہ کہیں اور نہیں بلکہ ہو بہو چار مینار کی طرح ایک چھوٹی سی عمارت بنائی گئی تھی، اور وہ عمارت بنائی گئی تھی، آپ کو بتا دیں کہ دبیر پورہ میں ایک وہ قبرستان ہے، ناگا بولی قبرستان، بہت مشہور اور قدیم قبرستان ہے، وہاں پر سب سے پہلے اس کا نمونہ بنایا گیا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس طرح چار مینار کی تعمیر عمل میں آئی، دراصل اس وقت حیدرآباد میں یعنی گولکنڈہ قلعہ وغیرہ میں ہیضہ پھیل گیا تھا، پلیگ پھیل گیا تھا، اور محمد قلی قطب شاہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اگر یہ ہیضے سے نجات مل گئی تو ہم ایک مسجد تعمیر کروائیں گے، ایک نیا شہر بسائیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ حیدرآباد بسایا گیا، یعنی آج جو پرانا شہر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بیچوں بیچ چار مینار کی تعمیر عمل میں لائی گئی، اور چار مینار ایک مسجد اور ایک مدرسہ تھا، وہاں بچے بھی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے واضح طور پر کہا ہے کہ چار مینار ایک مسجد ہے، اور اس کے نیچے ایک جو مندر بنی ہوئی ہے اس کا کوئی وجود نہیں تھا، وہ غیر قانونی ہے، ناجائز ہے۔ آج ویکیپیڈیا میں بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، ایون ہندو کی ایک رپورٹ میں یہ واضح طور پر بتایا گیا تھا کہ 1957 سے لے کر 1962 کے درمیان چار مینار کے پاس جو تصاویر ہیں اس میں کوئی مندر نہیں تھا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح حالات بدلتے ہیں، کس طرح حکومتیں مجبور ہو جاتی ہیں، کس طرح عدالتیں مجبور ہو جاتی ہیں، اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہونے کے خدشے سے غیر قانونی عمارتوں کو بھی وہاں سے نہیں ہٹایا جاتا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ چار مینار جو مسجد ہے ایک انتہائی خوبصورت مسجد ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ محکمہ سیاحت نے بھی اپنا جو بروشر جاری کیا تھا اس میں بھی اسے مسجد بتایا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ مسجد کی تعمیر کے بارے میں کہا جاتا ہے، یعنی چار مینار کی تعمیر کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پلیگ پھیلنے کے بعد قلی قطب شاہ نے منت مانگی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میں ایک شہر بساؤں گا اور وہاں چار مینار تعمیر کروں گا، تو پھر یہ وہ یعنی مسجد تعمیر کروں گا، تو انہوں نے مسجد تعمیر کی۔ ایک اور نظریہ یہ ہے اس بارے میں کہ یہ یعنی 1000 ہجری کی تکمیل پر کیا، اس کی خوشی میں یہ چار مینار کی تعمیر عمل میں لائی گئی تھی۔ اس طرح آپ چار مینار کی جو عمر ہے 434 سال ہو گئی ہے۔ تو سجاد صاحب آپ یہ بتائیے کہ چار مینار آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر جس انداز میں سرگرمیاں جاری ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کی شناخت ختم ہو رہی ہے۔ یہ بالکل دیکھیے، جب سے پیدل راہ رو پروجیکٹ وہاں پہ شروع کیا گیا، جی دیکھیں عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ کہیں بھی آپ دنیا میں جائیں تو کوئی اگر جو ہے کوئی تاریخی عمارت وہاں پہ ہوتی ہے، سیاحوں کے لیے سیاحوں کی رغبت کے لیے وہ عمارت جو ہے تعمیر کی جاتی ہے، تو اس کے اطراف و اکناف جو ہے جی گارڈن بنائے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے
उस इलाके को साफ़ सुथरा रखा जाता है। तो इसी नहज पे यहाँ भी एक पैदल राहरो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। यकीनन एक मुस्तहसन इक़दाम है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे जो है अब दुकानें हैं, बाज़ार हैं, या फिर लोगों को जो है जिस तरीके से वहाँ पे हालात बना दिए गए हैं, उससे चार मीनार की शनाख्त यकीनन जो है ख़त्म होती जा रही है धीरे धीरे। या तो आप वहाँ देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग उस मंदिर की पूजा के लिए आ रहे हैं, या फिर वहाँ देखते हैं कि जो है वो जो ख्वाचे वाले हैं जो वो बहुत बड़ी तादाद में जो है वहाँ पे भर दिए गए हैं। देखिए यकीनन एक अच्छा काम ये किया गया कि एक पैदल राहरो प्रोजेक्ट वहाँ पे बनाया गया था, लेकिन उसके बहाने से उसकी जो शनाख्त मिटाई गई है वो जो है एक जो है अफसोसनाक अमर है। आज भी वक्त है, अगर जो है जैसा कि हम देखते हैं कि 4 कमान से जो है लेके मक्का मस्जिद तक का इलाका जो है ये ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तो उस इलाके में आप वहाँ पे अगर जो है ताजरीन को हटा देंगे, अगर वहाँ पे लोगों की आमद-ओ-रफ़्त जो है सिर्फ सयाहत या फिर नमाज के लिए, ज़ाहिर सी बात है मक्का मस्जिद है वहाँ पे, तो मक्का देखिए अफसोस का मकाम यह है कि इस पैदल राहरो प्रोजेक्ट के नतीजे में जो वहाँ के जो तारीखी अस्पताल था, शिफा खाना, तिबिया कॉलेज, निज़ामिया तिबिया, उसके भी मरकज़ी दरवाजे को बंद कर दिया गया। अफसोस की बात है। और वहाँ बिल्कुल देखिए मरीज़ों को तक वहाँ पे जब जाने की इजाज़त आप नहीं दे रहे हैं, आपने उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। यहाँ तक कि मक्का मस्जिद जाने वालों के लिए ट्रैफिक बंद कर दी गई, वो गाड़ी लेके कोई मक्का मस्जिद के गेट तक नहीं आ सकता। तो फिर आपने वो ख्वाचा वालों को, उनको, इनको, वो ये जिस तरह के वो हालात अगर ख़त्म करेंगे, देखिए आप सीधे अगर आप वहाँ एक बड़ा सा गार्डन बना दें और लोगों की एंट्री बंद कर दें, वहाँ पे सिर्फ लोग जाएंगे या तो चार मीनार देखने के लिए जाएंगे, या फिर मक्का मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे, या फिर अस्पताल में इलाज के लिए जाएंगे, इस तरह का जो है एक निज़ाम वहाँ पे नाफिज कर दें तो शायद उसकी शनाख्त बहाल की जा सके चार मीनार। और अब देखिए कि जहाँ पर अवामी नुमाइंदों का सवाल है, उनको चाहिए कि चार मीनार जो निज़ामिया तिब्बी शिफा खाने का जो दरवाज़ा है उसे बंद किया गया, और ये लोग हमेशा खामोश रहते हैं। ये क्यों इस तरह की हरकत करते हैं समझ नहीं आता। खुली हैं जी, होटल वहाँ पे खुले हैं, जी, बंद है तो सिर्फ निज़ामिया दवाखाने का जो है मेन गेट बंद है। यानी हम अपनी तहजीब, हम अपने तमद्दुन, हम अपनी सकाफत के दरवाजे खुद बंद कर लेते हैं। दरवाजे खुद बंद दूसरों को किससे क्या शिकायत करेंगे। कल का दिन ये होगा कि कहेंगे कि मक्का मस्जिद का दरवाज़ा बंद करो, लोग यहाँ नमाज के लिए नहीं आएंगे। पीछे गली में पिछला दरवाज़ा है, जी, आप वो पीछे गली में जो है जुलूखाना जो है के पास, ये अवामी नुमाइंदों का कसूर है, वहाँ से आवाज़ उठानी चाहिए। भाई हुक्म जारी हो जाएगा, वहाँ से जाओ तो तब क्या करेंगे आप। तो अभी आपको जो है जागने की ज़रूरत है। आपने बहुत सोलिया है, आपने बहुत सोलिया। देखिए सोलिया नहीं, यहाँ पे तो मुनाफाखोरी की गई है। जी हाँ, यहाँ पे आपने हुकूमतों से हाथ मिला के अपनी शनाख्त ख़त्म की, अपने कुछ मफादात हासिल के लिए। अफसोस की बात है, ये बहुत ही अफसोसनाक अलमनाक पहलू है। यकीनन आपने कहा कि हमको याद है, हमारा बचपन भी चार मीनार के अतराफ़ में गुजरा है, तो हम देखते थे कि जो है चार मीनार जो है शब बारात, शब मेराज, शब क़दर, माह रमज़ान की जो रौनकें वहाँ पे देखने में आती थी, आज हम जो है उससे महरूम तरस गए हैं। बल्कि उन रौनकों को की बहाली के लिए हम तरस गए हैं। तो देखिए जिन लोगों ने 90s में चार मीनार को देखा है, वो रौनकें देखिए, आज वो जाएंगे तो उनको मायूसी होगी। अरे आप देखिए सज्जाद साहब, आपने बहुत अच्छी यादें दिलाई है। चार मीनार की जो सीढ़ियाँ हैं 149 सीढ़ियाँ हैं, और हम खुद उन सीढ़ियों से चढ़कर आखिरी मंजिल में नमाज भी पढ़े हैं। बिल्कुल, जुमा की नमाज वहाँ पे होती थी चार मीनार में, बाद में वो भी बंद करा दी गई किसी बहाने से, और आप लोग तमाशा देखते रहे। देखिए आपकी हुकूमत रही है वहाँ पे, चार मीनार का MLA कौन है? जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल ये है। चार मीनार का कारपोरेटर कौन है उस इलाके का? सबसे बड़ा सवाल ये है। इस शहर का MP कौन है? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। तो इन लोगों को चाहिए, देखिए नमाज बंद कर दी गई, आप देखते रहे, दवाखाने की गेट बंद कर दिया गया, आप देखते रहे, अब मक्का मस्जिद का गेट भी बंद कर दिया जाएगा, आप देखते रहेंगे। तो ये सबसे बड़ा अलमिया है, हमारी कौम कमज़ोर हो रही है, बहुत अफसोसनाक पहलू। और दूसरी बात, जो कौम अपने आसार की हिफाजत नहीं करती, वो कौम मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नाकारा कौम हो जाती है। बिल्कुल। अब आप देखिए, आपके सामने आपकी तहजीब तबाह हो रही है, आपकी सकाफत तबाह हो रही है, आपके तमद्दुन को तार तार किया जा रहा है, आपके दरवाज़ों को बंद कर दिया जा रहा है। ये क्या है आखिर? और आप बड़ी खामोशी से महसूस हो रहे हैं। क्या आप अपने घर के दरवाजे अगर इस तरह बंद कर दिए जाए तो बर्दाश्त करेंगे? हरगिज़ नहीं करेंगे। छोटे से मफादात के लिए इस तरह का सौदा, मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत बात है।
वो भी औकाफी ज़मीनों की। अरे आप जाइए, 4 कमाने जो वहाँ पर है, हजरत मोमिन अस्तराबादी जो हैं जी। वो यहाँ के आर्किटेक्ट हैं, चार मीनार यानी हैदराबाद के, और वज़ीर आज़म में हुआ करते थे। और उन्होंने, आप देखेंगे कि गुलजार हाउस के चारों तरफ यानी चार मीनार के करीब जो 4 कमाने हैं, गुलजार हाउस बीच में है। गुलजार हाउस के जो फासला है 4 कमानों का, चाहे वो आप देखेंगे कि 4 कमाने, काली कमान है, मछली कमान है, कमान सैर बातिल है, और 4 कमान है, उसका जो फासला है गुलजार हाउस से बिल्कुल एक ही किस्म का फासला है, और आप ज़रा फ़र्क महसूस नहीं करेंगे। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि ये जो कमाने हैं ख़ास तौर पर बनाई गई कमाने थी, और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि इस कदर वहाँ डिसिप्लिन हुआ करता था। और आप अब जाके देखिए, आप कमान सहर बातिल के पास देखिए कि कमान सहर बातिल में घर को घर मिला दिया गया है, यानी कमान में घर मिला दिया गया है। बल्दिया क्या कर रही है भाई, वहीं पे आसार खदीम आपको दिखाई नहीं दे रहा। कमान सहर बातिल को आप देखिए, वहाँ पर की कमान की जो सिचुएशन अभी हो गई है, जी जी, कि वो कभी भी गिर सकती है। अरे गिर नहीं सकती, वहाँ घर भी बन गया है, घर भी बन गया, कमान के अंदर कमरे बन गए हैं। क्या है आखिर ये? बिल्कुल जो है माइक में आसार खदीमा ये कहता है कि नहीं वो बल्दिया की जिम्मेदारी है, बल्दिया ये कहती है कि नहीं वो हिस्टोरिकल प्लेस है, हम हाथ नहीं लगा सकते। तो फिर जब आप नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो फिर करेगा कौन? अरे सज्जा साहब, आपको याद है कि हाल तक भी हम ये सुना करते थे, एक पहली हुआ करती थी, लोग पूछते थे कि एक ऐसी मस्जिद बताओ जहां पर आज तक नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई, हैदराबाद की। तो अब वो चार मीनार की मस्जिद थी, ऊपर कैसे ले जाएंगे? 149 वो हैं, आप देखेंगे सीढ़ियां हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो जैसी चीज़ है उसकी हिफाजत करनी ज़रूरी है। अब वहाँ पर किसी चीज़, दूसरी चीज़ का वजूद ही नहीं था 1950 तक भी, 1957 तक भी, 1962 तक भी। इवन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फोटोज में अगर आप देखेंगे तो वहाँ कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जी जी, सुप्रीम कोर्ट का कोई गैर कानूनी चार मीनार की लग के कोई चीज़ जो भी जो है तामीराती काम हुआ है वो गैर कानूनी है, उसको हटाया जाए। जी जी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आप अपने हाथ में रख के आप जो है इसको हटा नहीं सकते, तो फिर क्या मतलब हुआ? अरे आप तारीखी इमारत के जो 100 मीटर के करीब तामीर नहीं कर सकते। अब आप देखेंगे कि पुलिस स्टेशन जो है उसके बाजू तामीर हुई है। बिल्कुल, कितनी शर्म की बात है। फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सिर्फ मुस्लिम इमारतें ही नजर आती हैं, मसाजिद ही नजर आती हैं? ये भी सोचने वाली बात है। मस्जिदें नजर आती हैं यूपी में, एक करके मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? क्या कर रही है सुप्रीम कोर्ट? सबसे बड़ा सवाल है। अजय, संभल की जो जामिया मस्जिद है वो मुगल दौर की है। जी बिल्कुल, देखिए संभल की जामिया मस्जिद के नाम पे याद आया कि कहा जा रहा है कि हर रमज़ान से पहले संभल की जामिया मस्जिद में रंगो रोगन होता था। जी हाँ, मुसल्लियान करते थे वो, अब के नहीं हुआ है। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। उनका एक कहना है कि हमसे कहा जा रहा है कि अब आप क्योंकि तुम मौक़िफ़ रखिए, कुछ नहीं करते। नहीं, तुम कौन होते जो तुम मौक़िफ़ रखने वाले? आप जो है आप हमारी मस्जिदों में कब्जे कर रहे हैं और हम सिर्फ जो है तमाशाई बने बैठे हैं, तो फिर इससे बड़ा जो है अलमिया और क्या हो सकता है? धीरे धीरे किस तरीके से जो है हमारे तारीख़ी इमारतों को, हमारे इस्लाफ की जो है अज़मतों को किस तरीके से धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात। देखिए आज जो है अजमेर की दरगाह के हवाले से एक खबर आई है कि वो लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पे शिवरात्रि को पूजा करेंगे, जी जी, हमें इजाज़त दी जाए। आप देखिए क्या हो रहा है, क्या तमाशे हो रहे हैं ये। जी जी, अजमेर की दरगाह जो हमारे बुज़ुर्गों के, हमारे इस्लाफ की अज़मत है, ख्वाजा गरीब नवाज़ का जो है वहाँ पे अरे हर कोई वहाँ जाता है सज्जाद साहब। ये क्या हिंदू क्या मुसलमान वहाँ पे जो है हाज़िरी देते हैं, फातिहा ख़्वानी वहाँ पे होती है, कितनी बड़ी जो है बुज़ुर्ग की मज़ार वहाँ पे है, सारी दुनिया से लोग आते हैं, अक़ीदत के जो है आंसू बहाते हैं वहाँ पे लोग। और आज ये हो रहा है कि जो है शरपसंद कर रहे हैं कि हम यहाँ पूजा करेंगे और जो है हम बेबस हैं। ये बहुत अफसोस की बात, बड़ी अफसोस की बात है, बहुत अफसोस। ये अदालतों की बेबसी को जाहिर कर रहा है। जी बिल्कुल, जुडिशियल हमारा सिस्टम क्या हो गया है। जी बिल्कुल, ये जो है सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि आखिर इस मुल्क को किसकी नज़र लग गई है। बिल्कुल सही कहा। गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा आज कहाँ जा रहा है। अब यकीन मानिए सज्जा साहब, अब देखिए फ़िरक़ा परस्त जो दरिंदे हैं उन्हें इक़्तिदार भी हासिल हो जाए, इक़्तिदार पर ना भी रहें तो वो हिंदुस्तान को तबाह व बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। बिल्कुल, उनको कोई मतलब नहीं। जी जी, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब, यहाँ के हिंदू मुसलमान से उनको कोई मतलब नहीं है। ना तो उनको हिंदुओं की भलाई पसंद है, ना ही मुसलमानों की भलाई पसंद। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ फ़िरक़ा परस्ती की आग में अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। जी जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल यही जो है सूरत हाल है। और इस सूरत हाल से कब हम बाहर निकलेंगे,
یہ ایک جو ہے بہت بڑا جو ہے ایک سوال بن کے رہے گا۔ ارے یہ بیوقوف یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ تم اگر کسی ایک کا گھر جلاؤ گے، کسی ایک کی عبادت گاہ گراؤ گے، تو آزو بازو بھی تم ہی تو رہتے ہو۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اگر ایک جنگل کو آگ لگ جائے تو کچھ درخت نہیں جلتے، سارا جنگل جل جاتا ہے، سمجھے؟ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان ایک گہوارہ ہے، گلدستہ ہے، تم ایک پھول کو تم اس کو مروڑ رہے ہو، اسے توڑ رہے ہو تو گلدستے کی خوبصورتی تباہ ہو جاتی ہے۔ بالکل، دیکھیے راحت اندوری کا شعر یاد آ رہا ہے مجھے جی اس جی بات ضرور پہ سنائیے۔ آپ کی، کہ لگے گی آگ تو مکہ، مطلب لگے گی آگ تو اور بھی گھر آئیں گے زد میں، جی ہاں یہاں میرا مکان، میرا اکیلے کا مکان تھوڑی ہے، جی ہاں جی ہاں اس کا تو جی یہاں میرا مکان تھوڑی ہے، جی اور بھی جو ہے گھر آئیں گے آگ کی زد میں۔ یہ بہت ہی سمجھ نہیں رہے ہیں، یہ نفرت پھیلانے والے، یہ نفرت کی آگ لگانے والے یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہاں میرا ایک ہی مکان نہیں ہے، اور بھی مکان ہے جو زد میں آ سکتے ہیں۔ ویسے ہی آپ نے کہا۔ بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں، اور زد میں آنے کی بات جو سجاد صاحب نے کی ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کی معیشت امریکی جو تباہی و بربادی ہو رہی ہے اس کی زد میں آ رہی ہے۔ اب سینسیکس میں اس قدر آپ دیکھیں گے کہ گراوٹ آئی ہے، آج 800 پوائنٹس کی گراوٹ آئی ہے سجاد صاحب، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ صرف 24 گھنٹے کے اندر جو سر فہرست 10 کمپنیاں ہندوستان کے، ان کو تقریباً 1,65,784 کروڑ روپے کا یعنی ان کی قدر میں کمی آئی ہے، نقصان ہوا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ پچھلے ہفتے آپ دیکھیں گے ایک رپورٹ آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ہندوستان میں جو شیئر مارکیٹ گرا ہے اس کے نتیجے میں مختلف کمپنیوں کو، سرمایہ کاروں کو 10 لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ یہ بالکل یقیناً یہ بہت ہی جو ہے صورتحال اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا، اس طرف توجہ نہیں دے رہا، اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کے پاس بہت پیسہ ہے، پلین بیچو، 35 جو ہے طیارے جو ہیں ہم سے خریدنا، ہم سے خریدنا، نہیں خریدے ہوئے تو پھر وہ کباڑ جو ہے جو اسکریپ میں ڈالنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ امریکہ کے پرانے طیارے ہیں، 1960 میں تیار کیے گئے تھے، 20 سال پرانے طیارے ہیں، بالکل 1960 میں ان کو تیار کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اس کو مارکیٹ میں لاتے 15-20 سال لگ گئے تھے۔ تو بہرحال پرانے F-35 طیاروں کو، جو لڑاکا طیارے ہیں، خریدنے کے لیے اس نے حکم دے دیا آپ کو۔ جی جی وہی تو کہہ رہے تھے کانگریس کے جو ہے ترجمان ہیں کھیرا جی، پون کھیرا کہہ رہے تھے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں 2 ترجمانے کے ساتھ، اور ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ خریدنے ہوں گے، تو آپ مسکرا رہے ہیں۔ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے، ان کو جو ہے ڈبل ٹیرف لگاؤ، تو آپ مسکرا رہے ہیں۔ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے، ان کو کوئی فنڈ نہیں جائے گا امریکہ سے، تو آپ مسکرا رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آیا، شاید میں سمجھتا ہوں جو انٹرپریٹرز جو تھے ان لوگوں نے غلط ترجمانی کی ہوگی۔ جی جی بالکل، تو بہرحال جو ہے ہنسی کا موضوع بحث مذاق بن گیا ہے، موضوع مذاق بن گیا ہے یقیناً۔ یہ جو ہے وہ یہ واقعہ، اور جو ہے ہمارا گودی میڈیا تو آج بھی تعریف کرنے میں لگا ہے، جھوٹی تعریف کرنے میں لگا ہے۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ بہرحال ناظرین یہ رمضان شریف آ رہے ہیں، رمضان شریف کی آمد ہے، اور اس کا سب بہت ہی خوشی کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں۔ ویسے بھی فضاؤں میں جو خوشبو بکھر رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ رمضان المبارک بالکل قریب ہے، لیکن جب رمضان المبارک کی بات آتی ہے تو کوئی بھی کھجور کو نہیں بھولتا، اور حیدرآباد میں بڑے پیمانے پر کھجوروں کی فروخت جاری ہے، مختلف یعنی انواع و اقسام کے کھجور یہاں پر دستیاب ہیں۔ خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ عراق اور ایران کے جو کھجور ہیں ان کی زبردست مانگ بتائی جا رہی ہے، جبکہ سعودی کھجوروں بھی حیدرآباد میں دستیاب ہے، لیکن قیمتیں اس کی زیادہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے جب بھی رمضان منائے تو ضرور اپنے فلسطینی بچوں کو یاد رکھیے، اپنے فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھیے، اپنے بہنوں کو یاد رکھیے، اور دیکھیے کہ کہیں کوئی مکار اپنا برانڈ بازار میں تو نہیں لا رہا ہے۔ میری مراد ہے اسرائیل سے، اور اسرائیلی برانڈ کے بھی کھجور یہاں پر دستیاب ہے، تو خبردار اس دیکھ کر لیجئے، پرکھ کر لیجئے، اور سوچ کر لیجئے کہ کہیں ہم اسرائیلی کھجور تو نہیں کھا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ان فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کم از کم اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ ظلم کو روک نہیں سکتے تو دل میں تو برا جو ہے آپ مانیے۔ یقیناً ہم جو ہے اسرائیل کے ظلم کو روکنے کے مطلب پوزیشن میں نہیں ہیں، تو اس کو دل میں برا مانیے، اور آپ کے جو سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے یہودی پروجیکٹ کا بائیکاٹ کیجئے۔ تو یہ بائیکاٹ کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اس سے یقیناً ہم جو ہے اسرائیل کو کمزور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہرحال ناظرین اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
خدا حافظ.